मिलेगी परिंदों को भी मंजिल एक दिन, मिलेगी परिंदों को भी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनकी हुनर बोलते हैं। नमस्कार, टारगेट विद के क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने 9th क्लास हिंदी का एक नया टॉपिक, दो बेलों की कथा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है, वो लेकर आया हूँ। इससे पहली क्लास में हम मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ा था। 9th क्लास पहला लेसन है। आइए पढ़ते हैं दो बेलों की कथा में कथा सम्राट, साहित्य के शिल्पकार मुंशी प्रेमचंद ने इन दो बेलों की कथा में क्या कथा कही है। 9th क्लास का टॉपिक है ये, सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। पाठ का जो सार है या पाठ की जो मुख्य बात है मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बेलों की कथा में मनुष्य के पशु प्रेम तथा पशुओं का अपने स्वामी के प्रति लगाव का सजीव चित्रण किया है। वैसे तो प्रेमचंद की हर एक कहानी, हर एक रचना अद्वितीय है, अनोखी है, लेकिन इस कहानी में उन्होंने जीव और मनुष्य के बीच में जो लगाव होता है, प्यार प्रेम होता है, किस तरीके से एक पशु अपने मालिक के प्रति वफादार होता है और उसके लिए क्या कुछ कर जाता है, वो सारे की सारी एक जीव की, एक पशु की जो भावनाएं हैं उसके, वो भले ही वो बोल ना पाता हो लेकिन बिना बोले ही अपनी भावनाओं के माध्यम से वो कितना कुछ अपने मालिक के लिए करता है। ये सब कुछ इस कहानी के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। लेखक ने मूक, मूक का मतलब होता है गूंगा, जिसमें जुबान ना हो, जो बोल ना सकता हो, जो अपनी भावनाएं बोल कर ना कह सके। लेखक ने मूक पशुओं की एक दूसरे के प्रति सद्भावनाओं तथा स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का भी स्वाभाविक वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि समाज में प्राय जानवरों में गधा सबसे अधिक बुद्धिहीन समझा जाता है। यानी गधे को हम सबसे ज़्यादा मूर्ख मानते हैं पशुओं में, जानवरों के अंदर। इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहकर संबोधित करते हैं। कई बार कह देते हैं कि तू तो गधा है, निरा मूर्ख है, कई मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, उसको कह देते हैं, एक संज्ञा दे देते हैं मूर्ख गधे की। तो हम उसको एक प्रकार से पागल मूर्ख व्यक्ति कहते हैं गधे को, गधे के जैसे लक्षण दिखाई देने वाले को। तो इसीलिए गधे को इस संसार में अज्ञानी और मूर्ख की जो संज्ञा है वो मिली हुई है। गधे का चेहरा सदा उदास सा दिखाई देता है। गाय और कुत्ता भी अवसर आने पर खतरनाक हो जाते हैं। गधे को कभी भी किसी अन्य रूप में नहीं देखा जाता, यानी उसका स्वभाव सदा मूर्खता से सा उदास सा रहता है, वो एक ही रूप में सदा सदा दिखाई देता है। गधे का यही सीधापन अफ्रीका में दुर्दशा झेल रहे भारतवासियों में भी है, यानी वो भी अपनी हालत पर टस से मस नहीं होते, जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, रह भी रहे हैं। तो उनकी दुर्दशा की जो कहानी है वो उनसे कहीं ना कहीं मेल खाती है। बैल को लेखक ने गधे से कम बेवकूफ़ माना है, यानी एक दूसरा जीव का जिक्र किया कि बैल को, कहता है वो थोड़ा सा गधे की तुलना में थोड़ा कम मूर्ख होता है। मूर्ख तो होता है लेकिन थोड़ा सा कम, क्योंकि वह कभी कभी अड़ियल बन जाता है, यानी अड़ जाता है अपनी बात मनाने के लिए। कोई उसकी बात ना मानता हो, कोई उसे दुख देता हो तो कई बार वो गुस्सा कर जाता है, अपनी बात पे अड़ जाता है और मारने भी लगता है, उन्हें सामना भी करता है, विरोध भी करता है। झूरी के पास, अब यहाँ पे एक नया करेक्टर आता है झूरी। किसी व्यक्ति का नाम है, किसान का नाम है, एक मजदूर का नाम है। झूरी के पास हीरा और मोती नामक दो बैल थे। इन दोनों बैलों के नाम आपको ध्यान से सुनने हैं। इनके काफ़ी सारे प्रश्न हैं, इनके स्वभाव में अंतर है, भले ही वो साथ रहते हो लेकिन स्वभाव में बहुत फर्क है। हीरा और मोती के दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों बैल बहुत सुंदर और तंदुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल अच्छे शरीर है उनका, मतलब कमज़ोर नहीं है शरीर से। वे आपस में मूक भाषा में बातचीत करते रहते हैं, यानी जब भी उनको समय मिलता है एक दूसरे की बात वो समझते हैं, भावनाओं को समझते हैं, इशारों इशारों में बातचीत भी करते हैं। कौन? हीरा और मोती, दोनों बैल। किसके हैं? झूरी के। झूरी कौन है? हीरा और मोती का मालिक है। झूरी उनकी प्यार से देखभाल करता था। इन बैलों को भी झूरी से बहुत स्नेह था, प्यार प्रेम था। एक बार झूरी का साला उन दोनों बैलों को अपने गांव ले गया। झूरी के साले का क्या नाम है? बैलों को अपने गांव में ले गया। वे उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश भी की थी।
यानी वो अपने मालिक को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके, उस स्थान को छोड़ करके जाना नहीं चाहते थे। वो ज़बरदस्ती उनको ले गया। फिर भी वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि कहीं उसके चुंगल से छूट जाएं और अपने मालिक के पास, अपने घर में वापस चले जाएं, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती ले जाता है। पर झुरी का गया नामक साला उन्हें किसी प्रकार से हाँक कर अपने घर तक ले आया। यानी झुरी के साले का नाम गया। उसने इन्हें बांध कर रखा और सूखा चारा खाने के लिए दे दिया। यानी जाते ही उनके साथ वो गलत बर्ताव शुरू कर देता है और उनको खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं देता, सूखा चारा उनको दे देता है। रात को दोनों रस्सी तोड़कर सुबह होने तक अपने अपने ठिकाने पर वापस आ गए। यानी जैसे ही रात होती है, उनको वहाँ का माहौल, अपने मालिक का, जो उनकी झुरी का साला था, उसका व्यवहार, उनका खाना पिलाने का तरीका और उनके जो चारा है उसका जो टेस्ट कह सकते हो एक प्रकार से, वो उनको अच्छा नहीं आता। वहाँ का माहौल उसको पसंद नहीं आता दोनों को ही। और वो रात में ही रस्सी तोड़ करके वापस अपने मालिक झुरी के पास आ जाते हैं। झुरी ने जब उन्हें सुबह अपने स्थान पर खड़े देखा तो इन्हें अपने गले लगा लिया। यानी वो भी उनसे प्रेम करता था तो उनको गले लगा लेता है, हीरा और मोती को। आसपास अन्य लोग भी वहाँ एकत्र यानी इकट्ठे हो गए तथा तालियां बजा बजाकर इन दोनों बेलों का स्वागत करने लगे। झुरी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो उन बैलों को अपने भाई के पास भेज चुकी थी पहले ही, और वो वहाँ से वापस भाग कर आ जाते हैं। उसने मजदूरों को इन्हें सूखा भूसा खाने के लिए देने के लिए कहा। किसने? झुरी की पत्नी ने। क्या कारण क्या था? क्योंकि वो रात में ही वापस भाग आए थे। झुरी ने भूसे में खली डालने के लिए कहा तो मजदूर ने मालकिन की आज्ञा सुना दी। अब झूरी कहता है कि इसको भूसे में जो खल वगैरह है, चूरी वगैरह है, इसको भोजन है वो रोज़ देते हैं, वो डाल दो। तब जो झूरी के जो मजदूर है, नौकर है, वो कहते हैं कि मालकिन ने यानी आपकी पत्नी ने मना किया है, इसको सूखा डालने के लिए ही कहा है। अगले दिन झूरी का साला फिर आकर हीरा और मोती को ले गया। वह इस बार इन दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा था। यानी वो फिर भी जाने के लिए राजी नहीं थे, तो दोनों ही इशारे में बात की। तो जिसने जो गाड़ी खींच रहा था उसने धक्के से इसको कहीं गड्ढे में इसको गिराना चाहा, परंतु हीरा ने संभाल लिया। घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और उन्हें सूखा भूसा ही खाने को दिया। यानी हरा चारा नहीं देते, वो उसको बिल्कुल रूखा सूखा भूसा है, चारा है, वो दे देते हैं। वह अपने बैलों को खली, चुनी आदि का सब कुछ देता था। वह हीरा और मोती से खूब काम लेता था। गया की लड़की को इन पर दया आई। अब गया जो झूरी का साला था, उसकी छोटी लड़की है, वो उन पर दया दिखाती है, उन पर दया आ जाती है, रहम करती है। वह चोरी छुपे उन्हें एक रोटी खिला दिया करती थी। एक रात ये दोनों रस्सी चबाकर भागने की सोच रहे थे तो गया की लड़की ने उन्हें खोलकर भगा दिया। यानी वो उन पर दया दिखाती है, रहम करती है, छोटी बच्चे हैं। उनके मालिक यानी झूरी के साले की उनके प्रति जो व्यवहार देख करके वो उन पर तरस करके उनको खोल देती है और चिल्लाने लगी थी कि फूफा वाले बेग भागे जा रहे हैं। खुद ही खोल देती है और खुद ही चिल्लाने लगती है। गया ने गांव के अन्य लोगों के साथ इन्हें पकड़ने की कोशिश की, परंतु वे दोनों भाग गए। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल गए। उन्हें जब भूख लगी तो वे मटर के खेत से मटर चरने लगते हैं। पेट भर जाने पर आनंद मनाने लगे। तभी एक सांड इनकी तरफ आता दिखाई दिया। यानी वो मस्ती के मूड में थे, काफ़ी दिनों से उन्होंने इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, चारा नहीं खाया था। अब वो वहीं पर मस्ती करने लगते हैं। तब वहाँ एक सांड दिखाई देता है उनको और वो उनकी तरफ आ जाता है। किसकी तरफ? बैलों की तरफ। दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे मारकर भगा दिया। यानी दोनों उसका सामना करते हैं मिल करके। हीरा निकल गया पर मोती फंस गया। सॉरी, बीच में कुछ लाइन रह गई है हमारी। सांड का मुकाबला किया और उसके मारकर भगा दिया। थक कर वे खाने के लिए मटर के खेत में घुस गए। तभी दो आदमियों ने लाठियां लेकर दोनों को घेर लिया। अब दोनों एक व्यक्तियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। हीरा निकल गया पर मोती फंस गया। मोती को फंसा देकर हीरा भी रुक गया। दोनों को पकड़कर काजी होंस में बंद कर दिया गया था। यानी कैद खाने में उनको बंद कर देते हैं, अस्पताल में, जो इनका बाड़ा कह सकते एक प्रकार से, उनमें बंद कर देते हैं। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह अन्य जानवर, गधे, भैंसे, बकरियाँ, घोड़े आदि भी बंद थे। हीरा मोती ने कोशिश करके काजी होंस की दीवार को तोड़ दिया। तभी सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, पर गधे नहीं भागे। तो मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाल दिया। वे दोनों इसलिए नहीं भाग पाए क्योंकि हीरा की रस्सी नहीं टूट सकी थी। यानी वो रस्सी उनकी तोड़ नहीं पाए थे, इसलिए वो दोनों भाग नहीं पाए थे।
सुबह होने पर काजी हौस के चौकीदार आदि ने मोती की खूब मरम्मत की, उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर एक बार उनको बांध देते हैं। एक सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया। एक दिन एक दड़ियल व्यक्ति ने इन्हें नीलामी में खरीद लिया और अपने साथ ले चला। रास्ते में वह उन्हें डंडे मारते जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि यह तो उनका परिचित रास्ता है, यही से झूरी के घर से गया उन्हें ले गया था। यानी जब वो व्यक्ति दड़ियल व्यक्ति उनको उसी रास्ते से लेकर वापस आता है खरीद करके, जो उनका जानना पहचाना रास्ता है, यानी उनके घर का रास्ता है। दोनों को रास्ता याद आ जाता है क्योंकि वो पहले भूल गए थे। अब तो उनको लगता है ये तो वही रास्ता है जहाँ से जो है गया उनको लेके गया था। उनके दिमाग में ये बात आ जाती है। वे तेज गति से चलने लगे। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं दिखाई देने लगे। दोनों मस्त बछड़ों की तरह कूदते हुए अपने घर की ओर दौड़ने लगे। अपने निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। दड़ियल भी उन्हें पीछे आकर खड़ा हो गया और बैलों की रस्सियां पकड़कर बोला, ये बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। मवेशी जहाँ से पशुओं को रखते हैं। झूरी ने कहा कि ये उसके बैल हैं। अब झूरी कहता है ये तो मेरे बैल हैं, तुमने उनको कैसे खरीदा, कहाँ से खरीदा। दड़ियल जबरदस्ती बैलों को पकड़कर ले जाने लगा तो मोती ने सींग चलाया। मोती गुस्से वाला था और हीरा है वो शांत प्रवृत्ति का था, तो मोती ने उस पर सींग चला देता है, यानी हमला कर देता है एक प्रकार से। दड़ियल पीछे हटा तो उसे डर जाता है। मोती ने उसका पीछा किया तो दड़ियल भाग गया। गांव के लोगों ने भी झूरी का साथ दिया। दोनों को खूब खली, भूसा, चोकर, दाना खाने के लिए दिया गया। झूरी उन्हें सहला रहा था। झूरी की पत्नी ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यानी सारा परिवार है, उनके घर के सदस्य उनसे प्यार प्रेम करते हैं और उनको अपने पास रख लेते हैं, उनको सहलाते हैं। तो ये आपका जो लेसन था एक प्रकार से दो बैलों की कथा है, वो किस तरीके से उन दोनों के दिमाग में आता है कि किस तरीके से उनके जो मालिक ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। तो एक प्रकार से वो सारी की सारी बातें हैं वो रखते हैं। तो काफ़ी अच्छा लेसन है, अच्छी कहानी है। अब मैं आपको सामने क्योंकि ये जो पुस्तक है इसमें से आपके पेपर में एक गद्यांश भी आता है। गद्यांश का मतलब जो हम लेसन हम पढ़ेंगे बारी बारी से एक एक करके सारे, इन लेसन के अंदर से ही आपको 8-10 लाइनें मिलेगी पेपर के अंदर लिखी हुई, जैसे अभी लिखी हुई है। और इन्हीं के अंदर से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन भी आपको पेपर मिलेंगे, यानी अब गद्यांश भी मिलेगा जिसको पैराग्राफ कहते हो हिंदी में, गद्यांश, और क्वेश्चन भी मिलेंगे। इन्हीं पैरे को पढ़ करके या लेसन पर आधारित इनमें से क्वेश्चन होंगे, उनका आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी 5 नंबर का काम है, जो बिल्कुल ही आसान है, लेसन के अंदर से ही आएगा और आपको इसके आंसर देने हैं। तो आइए पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। मैं आपको 2 गद्यांश करवाऊंगा, जरूरी नहीं है यही गद्यांश पेपर में आए। इस लेसन से जुड़ी हुई कोई भी 5-10 लाइनें आ सकती है और उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। ये पहली ही लाइन से शुरू होता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ मानते हैं, परले दर्जे का मतलब बहुत ही ज़्यादा मूर्ख मानते हैं या बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। यानी उसको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि तो बिल्कुल ही पागल है, मूर्ख है, तब उसको गधा कह देते हैं। ये तो गधा है निराही, इसको कुछ नहीं पता, ऐसा हम कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। अब लेखक कहता है कि ये वास्तव में गधा मूर्ख होता है या उसके स्वभाव से उसको हम संज्ञा दे रहे हैं ये। अब इसका अनुमान लगाना, इसके बारे में सही आंकलन करना सही तरीके से नहीं किया जा सकता। अब पहला जो क्वेश्चन है, पाठ और लेखक का नाम क्या है, हमने पढ़ा है। आपको पढ़ करके ये लाइनें याद भी आ जाएगी, ये कौन से पाठ से है। तो ये पहला पाठ है आपका, कौन सा, दो बैलों की कथा। इसके लेखक का नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद। दूसरा प्रश्न है, जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर किसे समझा जाता है, जानवरों में सबसे बुद्धिहीन जानवर गधा को समझा जाता है। किसके कारण, उसके सीधेपन के कारण। परले दर्जे का बेवकूफ से क्या अभिप्राय है, जो व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख होता है उसे परले दर्जे का बेवकूफ कहते हैं, यानी सबसे ज्यादा मूर्ख है। किसी व्यक्ति को गधा क्यों कहा जाता है, जो व्यक्ति समझाने पर भी नहीं समझता और अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता उसे गधा कहते हैं। गधे की क्या विशेषताएं हैं, गधा बहुत सीधा साधा, किसी को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाने वाला, सहनशील, संतोषी, परिश्रमी जानवर होता है। इसलिए सब उस पर रोब झाड़ते हैं, मनमाने ढंग से काम लेते हैं और शाम को बाहर खाने के लिए खोल देते हैं और सुबह पकड़कर वापस काम पर ले जाते हैं, यानी अपनी मनमर्जी से काम उससे करवाते हैं और वो किसी काम से इनकार नहीं करता, इसलिए उसको हम गधा कह देते हैं। एक और गद्यांश देखिए आपके,
ये अंतिम गद्यांश आपका। इसके बाद आपको बताएंगे इसके बारे में, लेकिन गधे एक छोटा भाई और भी है। अब लेखक थोड़ी सी अलग बात करता है, गधे का एक छोटा भाई भी होता है जिसे हम गधा, कम ही गधा कहते हैं, उससे कम गधा कहते हैं, और वह है बैल। यानी उस दूसरे उसके भाई का नाम बैल है। यानी बैल और गधे में तुलना की गई है कि बैल तो कहता है थोड़ा सा कम उससे मूर्ख होता है, इसलिए उसको कम गधा कहा जाता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ, बछिया का ताऊ यानी बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। यानी वो गधे की तरह मूर्ख नहीं होते। किसे गधे का छोटा भाई कहा गया और क्यों? बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है क्योंकि वह भी गधे के समान परिश्रमी, सहनशील और सरल है, परंतु कभी कभी अड़ जाता है, इसलिए गधे से कम मूर्ख होने के कारण जो गधे का छोटा भाई कहते हैं। जैसे हीरो और मोती ने अड़ करके अपना जो परिचय दिया था कि वो गलत को सहन नहीं करेंगे। बछिया के ताऊ से क्या आशय है? आशय का मतलब अर्थ क्या है? यानी बछिया का ताऊ किसे कहा गया, इसका मतलब क्या है? आशय का मतलब अभिप्राय, अर्थ, तात्पर्य। बछिया गाय की सीधी सादी सरल स्वभाव की संतान होती है। बैल उससे भी अधिक सरल परिश्रमी होने के कारण बछिया का ताऊ कहलाता है। पहलवान और मूर्ख व्यक्ति को भी बछिया का ताऊ कहते हैं। बैल बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? बैल बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं है क्योंकि वह कभी कभी सहनशीलता छोड़कर अड़ियल बन जाता है और सींग मारने लगता है, जैसा हीरा और मोती ने किया था। याद है ना आपको? हाँ जी, बिल्कुल वही। चौथा है, बैल की क्या विशेषताएं होती हैं? यानी बैल जो पशु होता है वो किस प्रकार का होता है? हमने अपने आसपास, अपने घरों में या कहीं भी दूसरे व्यक्ति के पास आस पड़ोस में देखते हैं कि बैल क्या क्या काम करता है और उसका मालिक उससे क्या क्या काम लेता है। तो यही उनकी विशेषताएं होती हैं। परिश्रमी होता है, सहनशील होता है, सीधा साधा होता है। संतोषी का मतलब उसे जो हर काम को करने के बाद या खाना खाने के बाद में किसी प्रकार की मन में दुविधा नहीं रहती। वो बिल्कुल शांत स्वभाव, गधे के जैसा शांत स्वभाव का होता है। जब कभी उस पर अत्याचार होता है तो वह क्रोधित होकर अपने सींगों से प्रहार करता है और काम न करने के लिए अड़ भी जाता है। जब उसका मन अच्छा नहीं होता या किसी प्रकार को उसको तकलीफ होती है तब वो अड़ियल रूप भी दिखा देता है। तो ये था आपका गद्यांश। ऐसे ही गद्यांश पेपर में आएंगे आपके, डरने की जरूरत नहीं है। तो 9th क्लास के दो बैलों की कथा है, उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिए। बिल्कुल आनंद के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ऐसे ही अपना जीवन चलता रहेगा और जब भी आपको टाइम हो पढ़ लीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, उसके बाद फिर पढ़ लीजिए। जब आपका मन हो पढ़ने के लिए तभी पढ़िए आप लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको लगातार पढ़ना है। आधा घंटे पढ़िए, उसके बाद 10-15 मिनट घूम लीजिए, इधर उधर रेस्ट कर लीजिए, कोई घर का काम कर लीजिए, घर वालों की हेल्प कीजिए, टीवी देख सकते हो। जब आपका मन हो फिर आ जाइए, फिर पढ़ लेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इसके साथ सब्सक्राइब के साथ में बिल्कुल राइट हैंड की तरफ सब्सक्राइब जो नाम लिखा हुआ है उसके बिल्कुल पास में एक घंटी सी है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए। तो आपके पास नए नोटिफिकेशन या नई वीडियो आने की सूचना आपको मिलती रहेगी। तो देखते रहिए टारगेट विद के क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हमारा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। देखते रहिए टारगेट विद के क्लासेस।